गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हालचाल? जुड़ गए सब? आ रहा है कमेंट तो आ रहा है बच्चों का, आ गए हैं सब लग रहा है। जल्दी जल्दी आ जाओ, लेट ना करो, लेट लतीफी पसंद नहीं है मुझे। जल्दी जल्दी जुड़ो, ठीक है? जल्दी आओ भाई, भौकाल मचाना है आज, वेक्टर की आंधी उड़ानी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। शिवनाथ गुड इवनिंग, प्रियांशु गुड इवनिंग, हरीश गुड इवनिंग। क्या बात है, क्या बात है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सब। स्नेहा बेटा गुड इवनिंग। तो देख ही रहे हो क्या अपना टॉपिक। चलो अब बहुत बच्चे आ गए हैं, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम तुमसे एक बात कर लेते हैं, सबसे पहले तुमसे एक बात कर लेते हैं। हर एक बच्चा जो देख रहा है, हाँ तुम्ही से बात कर रहे हैं हम। पहली बात कि जो तुम बेड पे बैठे हुए हो फोन लेकर, उसको चेयर में तब्दील करो, चेयर पे बैठो। बेड पे बैठने से एक सही पोस्चर नहीं बनेगा। पढ़ाई बेटा बहुत सीरियसनेस की चीज होती है। तुम चेयर पे बैठो, सीरियस होके, फोन अपने सामने रखो, ईयरफोन रखो और तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज मचाने वाले हैं वेक्टर्स का भौकाल। वेक्टर्स में जो बेसिक है वहां से लेकर जो लास्ट लेवल का डिस्कशन है एडवांस तक, वो सारा हो जाएगा। और मैं पहले बता दूं, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये डिटेल्ड कोर्स है। तुम लोग मेरा फौज है यार, फौज है तुम लोग। वो जैसे था ना कि संजीवनी, नाम भी देख रहा है, नाम है संजीवनी। बहुत मीनिंग है इस चीज का, ऐसे नहीं है कुछ बिना मीनिंग के तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मीनिंग क्या है सर इसका? जिस समय मेघनाथ ने शक्तिबान मारा लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को देख के सारा बानर सेना में खलबली मच गया कि अब क्या। संजीवनी बूटी आई और बानर सेना एकदम एक्टिवेट होकर लंका पे चढ़ाई कर दी, जीत गई। तुम लोग मेरा सेना है, समझ गया? और जेई चढ़ाई करना है इस बार अपने को, तो अपने को फोड़ी डालना है, ठीक ना? तो सेना रूल एंड डिसिप्लिन से चलती है। तो सेना का डिसिप्लिन यही है कि बेटा तुम सबसे पहले जिस बेड पे बैठे हुए हो, लिप चिप्स कुरकुरे लेके बैठे हुए हो, ये मूवी नहीं है, पढ़ाई है। हाथ वाथ धो के सही से आके बैठ जाओ, तब पढ़ाई करो, ठीक है? और तुम बैठ ही गए हो क्योंकि तुम मेरा बात मानते हो, इसीलिए तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग और स्वागत है संजीवनी में, मेंटर्स एडुसर प्लेटफॉर्म पे। संजीवनी जेई 2024 का बैच है जिसमें हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, प्रत्येक पहलू को पढ़ने वाले हैं। मैथ्स की शुरुआत पंकज सर ने धुआंधार की थी, नीलेश सर ने केमिस्ट्री में 4 चांद लगाया, और अब मैं फिजिक्स में भौकाल मचाऊंगा। तुम लोग साथ हो तो ये भौकाल मचता रहेगा। तो एकदम शुरू से डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा हुआ है तो बेटा आपके लिए आज सही मंच है, और कोई अगर ओल्ड बच्चा जुड़ा हुआ है तो बात मानो तुम कुछ सीख के जाने वाले हो। ऐसा नहीं है, वेक्टर बुनियाद है, अगर ये अच्छा ना हुआ तो फिजिक्स खराब। तो चलो मैं पहला चीज से स्टार्ट करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं तुम्हारा। अच्छा टाइम में ले भी लूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, बात ही तो कर रहा हूं बच्चों से अपने, ठीक है? साउंड इशू एक बार क्लियर करो, ये बड़ा नहीं चलेगा। ये जल्दी मुझे बताओ साउंड क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैं 10 मिनट पहले आके ये सब देखा हूं, साउंड तो आज क्लियर होना चाहिए। सब थोड़ा कमेंट करो, साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ये 2 चीज कमेंट करो, क्योंकि बीच में मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए। लिखो भाई। ओआसिस गुड नाइट वाले, अभी तो अपनी सुबह हुई है, लिखो। ऑडियो क्लियर है, थम्स अप क्लियर है तो पहले ये करो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बफरिंग बेटा इट्स अबाउट योर ओन नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू होगा आपका। वैसे भी मेरी आवाज तो यार यहां से डायरेक्ट तुम्हारे दिलों में जाती है, इसकी जरूरत है क्या? चलो अभी तो है, टेक्निकल हैंड पे है, ज्यादा बोल गया क्या? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा वेक्टर्स आज चालू होने वाला है, और वेक्टर्स का लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमें जो जो टॉपिक कवर करना है
वो देखो तुम्हारे स्क्रीन पे है, ठीक है। हमारा आज का जो कंटेंट होने वाला वो स्केलर वेक्टर होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा और टाइप्स ऑफ वेक्टर होगा। मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं कि मुझे बच्चे बहुत बोल रहे थे कि सर टेंसर क्या है, टेंसर क्या है, टेंसर के बारे में कुछ बताइए। तो भैया सब्र रखिए, फल मिलेगा। टेंसर का गेम आज पैक होगा और तुमको जितना भी तरह से समझना है सारी बात तुम समझ लोगे, ठीक है। वेक्टर से शुरुआत क्यों की है? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि वेक्टर से शुरुआत क्यों की है। तुम एक बात समझ लो, तुम जहां फोर्स पढ़ोगे, तुम जहां टॉर्क पढ़ोगे, तुम जहां मोमेंटम पढ़ोगे, तुम जहां एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, तुम कुछ भी पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे, जहां भी इस तरह की क्वांटिटी आएगी उसका पूरा एनालिटिकल अप्रोच वेक्टर पे होगा। तो बिना वेक्टर के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और तुमको आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल मेंटर सेडुसर्व के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंशन को पेंशन दो, आज हम सिर्फ काम करेंगे, मुद्दे की बात सीखना है, ठीक है। वॉइस गूंज रहा है, चलो गूंजने दो वॉइस को, थोड़ा तुम वॉल्यूम कम कर लो क्योंकि मेरा वॉल्यूम ऑटोमेटिक हाई रहता है, ठीक है। आरा जिला घर है मेरा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उन सारी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं है, ये ना करो यार। कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं क्लियर है। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो थोड़ा सा अपना ऑडियो ठीक करो। अगर तुम्हें वॉइस ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, कम लग रहा है तो थोड़ा अप कर लो, ईयरफोन लगाओ और थोड़ा सा अच्छे से देखो। बिल्कुल 11 आप पे रिलाई कर सकते हो। अरे भैया तुम अपनी जिंदगी कर दो भैया, हम डूबने वाले जहाजों में तो नहीं है, पार लगा देंगे। चलो अब ये सब छोड़ो, अब यहां से क्लियर करते हैं। ऑडियो क्लियर है, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, तो चालू करते हैं यार, टाइम वेस्ट ना करो। चलो आप देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी हम उन्हें कहते हैं, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा प्यार मेरे लिए या मेरा प्यार तुम्हारे लिए, हमारे जलने वालों की नफरत हमारे लिए, ठीक है। तो लव, इमोशंस, हैट्रेड जैसी चीजें हैं वो मेजर नहीं हो सकती, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मेरा ये हाथ मेजर हो सकता है, इस साउंड को मेजर कर सकते हैं। अगर इस सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं तो ये सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। और एक बात समझो, तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनमें अगर हम देखें, सबसे पहली बात एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या तुम मेजर कर सकते हो? लेंथ मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, डेंसिटी मेजर कर सकते हो, न जाने कितनी चीजें तुम मेजर कर सकते हो। ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब बात होती है कि प्रत्येक चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन हम इसलिए पढ़ते हैं, चीजों को बांट देते हैं। एक बात बताओ, मैं तुमको आगे सिर्फ लेंथ पढ़ाऊं, टेम्परेचर पढ़ाऊं, वॉल्यूम पढ़ाऊं, डेंसिटी पढ़ाऊं, इस तरह करके पढ़ाऊं तो न जाने कितने लेक्चर्स लग जाएंगे। क्लासिफिकेशन जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, नीड है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, किसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन बोल लो, ऑन बेसिस ऑफ एडिशनल लॉज, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन बोलो या एडिशन के लॉज बोलो, हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो स्केलर है, ठीक है। 4 किलो आलू खरीदने गए हैं, अच्छा सॉरी प्याज खरीदने गए हैं, और टमाटर, टमाटर को छोड़ना नहीं है, बुरा मान जाएगा। 4 केजी टमाटर खरीदने गए हैं, हम लोग अमीर आदमी है, ठीक है, बच्चों का प्यार है तो अमीर ही रहेंगे। तो 4 केजी टमाटर खरीदने गए हैं बड़ा वाला नोट लेके, और 2 केजी उसमें आलू मिला दिए, क्या हो गया? 6 केजी। किसी डायरेक्शन को जोड़े क्या? कि नहीं सर टमाटर इस डायरेक्शन में है, आलू इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे करके जोड़ो। ऐसा होता तो नहीं है।
जो तुम करते हो उसी को मानो, वही फिजिक्स है। तो एक बात बताओ, स्केलर क्वांटिटी की पहली बात कि मैग्नीट्यूड ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड ओनली ध्यान में रखना है। अब अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी बहुत बेसिक बात है कि तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। अगर तुम ये ध्यान नहीं रखोगे तो फंस जाओगे। तो क्या इतना से हो जाएगा वेक्टर? ये गलत फहमी में मत रहना। यहां के बाद अगर इतना पे तुम डिफाइन कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी तो तुम गलत फहमी का शिकार हो, भारी गलत फहमी है, सही नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, मतलब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो सर ये क्या है? ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, बहुत लोग सुन भी चुके हैं। और ये किसको फॉलो करता है? सर ये सिंपल अलजेब्रा तो तुम कर रहे थे, 2 में 4 जोड़ रहे थे ना, बोर्ड मास। अरे भैया बोर्ड मास कर रहे थे ना, उसी को तो फॉलो कर रहा था ये। यानी एक्चुअल में वेक्टर लेसन में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम वेक्टर लेसन में पढ़ने वाले हैं ये, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम एक्चुअल में इस पूरे लेसन में कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम बस एक ही चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है। एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। आगे चल के तुम देखोगे कि डिवीजन नहीं होता है वेक्टर में, और अभी तुम्हारे बहुत सारे ख्याल खत्म होने वाले हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर के बीच में। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके जरिए तुमको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आगे आओ, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है? तुम 4 केजी का बच्चा था, ठीक है, और तुम्हारे सर के ऊपर 2 केजी का पढ़ाई का बोझ आ गया, तुम्हारी वजन कितनी हो गई? 6 केजी, ठीक है। तो ये 6 केजी जो है सिंपली जोड़ दिए तुम, डायरेक्शन तो ना देखे, हाँ, कि आइसोट्रोपिक की एनिसोट्रोपिक मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो बेटा मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तुम 2 + 4 6 करते हो, बोर्ड मास लगाते हो। वेलोसिटी में ये नहीं करते हो कि सर जा रहे थे 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में और उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ जाने लगे तो तुम बोल लोगे कि सर का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी हो सकती है 15 मीटर पर सेकेंड, सर फिजिक्स जानते हैं सर की वेलोसिटी तो 15 ना होगी, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि ऐसे एडिशन करते हैं, अभी बस समझते जाओ। एक्सीलरेशन का बात करें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे आता है? तो 1/t मल्टीप्लाई वेलोसिटी, 1/t मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब बात आगे करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं डेंसिटी। सर जी डेंसिटी रो से इंडिकेट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास एक स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी, तो मास बाय वॉल्यूम का रेशियो भी तो स्केलर होगा ना। हाँ जी, स्केलर ही होगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में फिजिक्स में आप अभी हाल फिलहाल में पढ़ने वाले हैं। उन सारे प्रॉपर्टीज को मैं सबको तो एक साथ नहीं रख सकता, कुछ चुनिंदा को मैंने यहां लाके रखा है, ठीक है। अब आते तुम्हारे बात पे, तुम इसकी बात कर रहे थे, दिख रहा है पीछे, ठीक है, ये दिख रहा है ना। ये होता क्या है? सुनो मेरी बात, आगे समझ लो। अब कुछ कुछ बात आती है। पहला सर करंट क्या है? सर जी प्रेशर कैसा है? सर जी स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? अगर बात करें सर एक मटेरियल में कंडक्टिविटी है कि नहीं है? अगर मटेरियल में कंडक्टिविटी है सर, कोई प्रॉपर्टी है, तो कंडक्टिविटी कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह की बातें उठती हैं। इस पे बड़ा बवाल है यार, पता नहीं चलता क्यों बवाल है। इस पे भी कुछ लोग बवाल करते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर एक ही है, ठीक है। अब कभी कभी स्ट्रेस के चाचा जी भी हैं एक, ठीक है, स्ट्रेस के चाचा जी स्ट्रेन है।
ठीक है, उनके बारे में भी बवाल होता है कि ये क्या है, और यही सबको पढ़ने में टेंसर की जरूरत पड़ती है। ये टेंसर है क्या, हमें तो नहीं बुझाता है। ठीक है, अभी देख लो, बुझा जाएगा। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा, क्या खट्टा मीठा सब होगा। नमकीन भी कर देंगे, इनका मन करेगा तो। याद देखो, करंट के बारे में बात करते हैं कि जंक्शन बनाते हैं। सुनो ना, मेरा घर में एक बोर्ड है, उस बोर्ड को एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां से एक बल्ब जलाते हैं उससे बेटा, एक बल्ब जला हुआ है, यहीं से पंखा भी लगा हुआ है बेटा, ठीक है, और तुम्हारे प्यार से एसी भी लगवा लिए हैं, समझा, एसी भी लगवा लिए हैं, ई बना दिए एसी, ठीक है। और देखो यहां से आ रहा है, ई बिजली का पोल है, मान लो पोल है भैया, इलेक्ट्रिसिटी का, यहां से आ रहा है और ये सब चल रहा है। यहां से चला था 100 एम्पियर का करंट, बल्ब खा गया 4 एम्पियर, ये खा गया 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना खाएगा, मैं खाता है, तुम तुरंत बता दोगे कि 10 4 14, तो सर ये खाया है 86 एम्पियर आपका। बंद कर दीजिए, बहुत बिजली बिल आ रहा है, ठीक है। तो अब सिस्टम को समझो, ठीक है, बच्चा लोग कह रहा है सिस्टम को समझाना है, लो सिस्टम को ही समझ लो। सिस्टम यह है कि तुमने सिंपली एक काम कर दिया, 86 एम्पियर को 10 एम्पियर को और 4 एम्पियर को सिंपली जोड़ दिया। तुमने बोला कि सर करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तुमने बोला कि करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट का डायरेक्शन है, मैंने माना कि मैग्नीट्यूड है, मैंने माना कि डायरेक्शन है, लेकिन करंट जिस रूल को फॉलो कर रहा है वो रूल है सिंपल अलजेब्रा। देख लो ना बेटा, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सर करंट को स्केलर में रखिए, किस में रखिए, स्केलर में रखिए। बात समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी में रखिए। अब सीन कैसा है कि अब बोलोगे कि सर प्रेशर, स्ट्रेस, कंडक्टिविटी ये क्या है, तो चलो अब इसका भी तुमको दीदार कराते हैं कि ये क्या है। एक काम करो, अरे कुछ है भैया, देखो आओ कुछ लगाते हैं, आओ चलो थोड़ा मेंटर्स का प्रचार भी करते हैं। देखो ये दिख रहा है तुमको, मेंटर्स रिड्यूसर, ठीक। अरे भाई हमारी जान है मेंटर्स, तुम लोग भी उसी के साथ हो। अब एक बात बताओ, एक होता है कि ऐसे करके इस पे एक पत्थर गिरा दिया, एक पेन गिराया, धड़ाक। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट पे जब इस तरह से, अगर मान लो इस डायरेक्शन से कोई फोर्स गिर रहा है, मान लो ये फोर्स गिर रहा है, ऐसे करके बनाते हैं। देखो टेंसर को समझना है तो आगे थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेस को समझो बेटा, प्रेशर और स्ट्रेस को समझो। बहुत लोग के दिमाग में ये अफवाह फैला हुआ है कि प्रेशर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ना 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 ना, ये सब नहीं होता है, कंसेप्ट का धुआं धुआं हो जाता है। अब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बना दिए, फोटो अच्छा है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लो, तो मान लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा बेटा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, इसको तुम बोलोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक ये होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मेरी बात अच्छे से समझो, ये जो एरिया है ना, इस एरिया पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट गिरता है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो प्रभाव होगा, मैं कह रहा हूं कि प्रेशर होता है वहां पे आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं एरिया के नीचे, तो ये बनता है प्रेशर। स्ट्रेस अलग चीज है। अब ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था ना, उस टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण इस चीज का शेप साइज बिगड़ सकता है, शेप साइज बिगड़ सकता है टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण। समझ में आ रहा है? तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ना सर, वो स्ट्रेस होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट बाय एरिया स्ट्रेस है, दोनों एक चीज नहीं है यार, किताबों में भी लिख दिया गया है, आगे चल के पढ़ोगे डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस होता है। समझ में आ रहा है? हा? तो क्लियर कर लो कि नहीं होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और प्रेशर दो अलग अलग चीजें हैं। अब यहां से आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेशर जो है, प्रेशर जो है, बच्चा बोला सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। सुनो, मैथ नहीं है, मैथ में हमारे गुरुजी पंकज सर पढ़ाएंगे,
यहां पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डिवीजन हो रहा। कब पढ़े वेक्टर का डिवीजन भैया? कब पढ़े वेक्टर का डिवीजन होता है क्या? तो सर प्रेशर, प्रेशर कैसे डिफाइंड होगा? अब सुनो प्रेशर कैसे डिफाइंड होगा। प्रेशर ऐसे डिफाइंड होता है P इक्वल टू एफ बाय ए, तो यहां से F बराबर हो जाएगा P टाइम्स ए। इसका मतलब है ये वेक्टर ये स्केलर की तरह काम कर रहा है, और ये वेक्टर ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं बेटा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात समझ में आई? अब सुनो यहीं पे, तो सर स्ट्रेस का क्या सीन था, स्ट्रेन का क्या सीन है सर? ये कंडक्टिविटी क्या धूम मचा रहा है? इस तरह की क्वांटिटी के बारे में कुछ बोलिए। तो इस तरह की क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का सही समय आ गया है, और इस तरह की क्वांटिटी का इंट्रोड्यूस करने का सही समय है टेंसर के बारे में बात कर कर। कि सर ये टेंसर क्या होता है? सुनो, जब भी दोज क्वांटिटीज which cannot well defined by magnitude and direction only, और तुम बोल सकते हो और neither a scalar nor a vector, हर वो क्वांटिटी जिसको हम स्केलर और वेक्टर के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं उसको टेंसर कहते हैं। मतलब सर कुछ नहीं बुझाया। आप सुनो, टेंसर, अरे भैया सब हम ही से पढ़ लोगे तो आईआईटी में जाके फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आईआईटी के प्रोफेसर से क्या पढ़ोगे? कुछ तो उनके लिए छोड़ो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे और सबसे पहले मुलाकात जिससे होगी उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी से मुलाकात होगी, और तुम वहां पे पढ़ोगे कि टेंसर क्वांटिटी रैंकिंग में आता है। टेंसर क्वांटिटी रैंकिंग में आता है। अब अच्छे से मेरी बात को समझना है। एक होता है टेंसर क्वांटिटी ऑफ 0th ऑर्डर, एक होता है टेंसर क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, टेंसर क्वांटिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। भैया और भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। अब सुनिए, यहां पे मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर किसी ने बोला कि करेंट इज ए टेंसर क्वांटिटी तो गलत है ये, चाहे जिस किताब में भी लिखा हुआ है। टेंसर क्वांटिटी नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा टेंसर क्वांटिटी ऑफ 0th ऑर्डर। आपको बोलना होगा टेंसर क्वांटिटी ऑफ 0th ऑर्डर, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी के 0th ऑर्डर के ही अंतर्गत हम सारी स्केलर क्वांटिटी को पढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की। सारे वेक्टर क्वांटिटी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और एक बात समझो, थोड़ा बीटेक का पढ़ा दूं क्या? एक बात समझोगे? आगे चल के स्ट्रेस स्ट्रेन में देख लो भैया, यहां लिख दे रहा हूं, मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। बीटेक में जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियर लोगे, वही तो भौकाल है अपना, वही था। मैकेनिकल लोगे तो स्ट्रेस में एक मैट्रिसेस पढ़ोगे इस तरह से, सिग्मा 11, यहां पढ़ोगे फाई XY, यहां पढ़ोगे फाई बाय 2 YZ प्लेन। ये फाई क्या है सर? वो शियर स्ट्रेस होता है। यहां पे पढ़ोगे सिग्मा 22 सिग्मा 33, ये मैट्रिक्स के अलग अलग रहेंगे। और बेटा इस मैट्रिक्स को, इस स्ट्रेस सिस्टम को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, यानी स्ट्रेस जो आएगा या मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो होता है वो सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर में होते हैं। तो भैया बोलो गेम पैक हुआ? चलो लिखो गेम पैक, लिखो जल्दी से, गेम पैक हुआ? समझ में आ गया टेंसर? अपने को यहां ध्यान देना है, हर वो क्वांटिटी जिसको हम स्केलर और वेक्टर के अंतर्गत नहीं रखते हैं उसको टेंसर कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी का 0 ऑर्डर स्केलर, फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर और सेकेंड ऑर्डर अपने औकात से बाहर, क्योंकि वो पढ़ना नहीं है, ठीक है। अपने को सिर्फ स्ट्रेस पढ़ना है, ठीक है। जल्दी करो, ज्यादा बाहर हो रहा है ठीक है, गेम पैक हो गया। चलो गेम पैक हो गया, इतना ही अपने को पढ़ना है तो इतना ही रखते हैं। थोड़ा थोड़ा तो
आना चाहिए ना। ठीक है, चलो गेम पैक है भैया। देखो यहां पढ़ाई होने वाली है एडवांस की, तो थोड़ा मैं बाहर तो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ले जाना है टॉप पोजीशन पे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये हुआ ना बात। गेम पैक चलते रहना चाहिए। चलो यार आगे करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। ये मेरे हिसाब से बेटा आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब देख लेते हैं, थोड़ा नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा देख लेते हैं इन सब चीजों को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तुमको पता है, जब मैंने क्लास 9 और 10 में मैं था, तुम भी अभी हाल फिलहाल में रहे होगे, तो तुम देखोगे कि आजादी, फ्रीडम मचाने के लिए लोग सबसे पहले उसको एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बनाते थे। वो झंडा बनाते थे। हाँ, फ्रांस की क्रांति तुमने पढ़ी होगी, या तुमने जर्मनी की क्रांति पढ़ी होगी, या जर्मनी के बारे में पढ़ा होगा। उसमें तुमने देखा होगा उन लोगों ने सिंबल का यूज किया था। तो हम सबसे पहले किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल को लिया गया बेटा, उस सिंबल का नाम था एरो। एरो लिया गया। हम सबको पता है कि वेक्टर जो है वो सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोम्बो पैक है। सर कोम्बो पैक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कोम्बो पैक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है इसमें कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्यों। बेटा तुम एबीसीडी पढ़ रहे हो, तुम एक नया डिवीजन पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स का। ये एक टूल है जिसकी मदद से हम फिजिक्स के बहुत सारे अप्रोच और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और इसीलिए वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से भी इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो वेक्टर। क्योंकि इसके बिना तुम वो ना पढ़ पाओगे। उसको पढ़ने के लिए ये चाहिए, ये बुनियाद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीन है कि हमको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि यही हमारी आदत है। हम किसी चीज को समझने के लिए उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक एरो का सिंबल लिया और इसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने की कोशिश की। तो एक बात समझो, इस पॉइंट को हमने बोल दिया टेल ऑफ वेक्टर। अच्छे से समझना, टेल ऑफ वेक्टर। इस पॉइंट को हमने बोल दिया हेड ऑफ वेक्टर। और टेल और हेड के बीच में जो भी पार्ट पड़ा उसको हमने बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये तो यार लिरिक्स बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये सीन है भाई कि पहले पॉइंट को जहां से ये चालू हुआ उसको टेल ऑफ वेक्टर, इसको हेड ऑफ वेक्टर, और बीच वाले टर्म को हमने क्या बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बात करूं, देखना थोड़ा समझना इस चीज को, रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन की, सर ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ना, ये ग्राफिकल लग रहा है सर हमको, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आपका, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि और दूसरा रिप्रेजेंटेशन अल्फाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक काम करो, आप एक सिंबल ले लो ए, उसके ऊपर वेक्टर का जो अपना निशान है वो डाल दो, ये अपने आप बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ए किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर लगा दो, एक्स किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर लगा दो, लेमडा किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसके ऊपर लगा दो, ठीक है, एरो लगा दो। मान लो कि मोमेंटम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर लगा दो, ठीक है, टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर लगा दिए। बेटा ये सारे रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स के, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन से है। अल्फाबेट के ऊपर अगर हमने वेक्टर का साइन कर दिया, टी शर्ट के ऊपर मेंटर्स एडुसर्व का लोगो लगा दिया, टी शर्ट मेंटर्स का हो गया, समझ में आया। तो ये अब बिलोंग्स करते हैं वेक्टर बिरादरी को, बिलोंग्स करते हैं वेक्टर बिरादरी को, बिलोंग्स करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात को। अब आओ थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन समझो। हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो हम फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। अब अगले 2 मिनट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दो। अगर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर इज ए कॉम्बो पैक ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द मैग्नीट्यूड कंबाइंड विद द डायरेक्शन। इट मींस द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड अंडर द मॉड एंड द directional part will be represented as the cap part। cap इसको पढ़ते हैं, ये पार्ट हो गया डायरेक्शन ऑफ
एफ वेक्टर, और ये पार्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, और इसको हम इटसेल्फ पढ़ेंगे एफ फोर्स वेक्टर। यानी सर रिप्रेजेंटेशन सीख गए हम, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन एंड डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन। और बेटा इस चीज को हम पहनते हैं कैप की तरह, शोभा बढ़ाता है, टोपी है। आईआईटी को टोपी पहनाना ना दोस्त, तो इसको समझो, ठीक है। तो टोपी पहना दिए हम लोग, बात समझ में आ गया पूरे डिटेल में। अब थोड़ा सा यहां पे और हम आगे बढ़ते हैं, आओ यहीं से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो मैंने अभी तक तुमको वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारे सिंबल सिखाए। पहला सिंबल जो मैंने तुमको सिखाया कि एक एरो होता है, इसको टेल बोल दिए थे, इसको हेड बोल दिए थे। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो मैंने तुमको सिखाया, एफ वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इनटू एफ कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? एफ कैप। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? मॉड ऑफ एफ। पढ़ने सीखो आगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? अब तुमको तो बचपन याद आ रहा होगा, नर्सरी याद आ रहा होगा, हाँ, कि तो पढ़ना सिखा रहे हैं बेटा, तुम नर्सरी में हो। बात मानो, वेक्टर इज द नर्सरी क्लास ऑफ जेई प्रिपरेशन, लेकिन इस नर्सरी के बिना कुछ होगा ना, ठीक है। तो एफ वेक्टर के बारे में इसको पढ़ेंगे फोर्स वेक्टर। सबको पता है कैप पर डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है, और ये इटसेल्फ एक वेक्टर हो गया। अब हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, सुनना अच्छे से मेरी बात को। तुम सबको पता है रेक्टेंगुलर अगर हम बात करें तो एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है। हाँ बेटा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा गोलू, हर इसी पीडीएफ मिलेगा यार, टेंशन मत लो, पीडीएफ मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे। तैयारी में जितना भी काम है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारा काम जो है वो पढ़ाई करना है। एक बात हमको बताओ, तुम 20 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा एक कोने में बैठ के पढ़ नहीं सकता है। तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुम अगर सिंसियर होकर पढ़ नहीं सकता, एग्जाम निकलेगा ऐसे। लिटरली हकीकत बात है कि ये 1.5 घंटा तुम्हारी नजरें भी नहीं हटनी चाहिए यार। और 1.5 घंटा नहीं, इसके बाद भी 1.5 घंटा, एग्जाम 3 घंटे का होने वाला है। 3 घंटे का स्टेमिना बनाओ, 3 घंटे का स्टेमिना नहीं बना भाई तो गेम ऐसे भी पैक है। तो अभी चेयर उठाओ, 1.5 घंटा पढ़ो मेरे साथ, 1.5 घंटा पीवाईक्यू बनाओ या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन यार पढ़ो भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। पीवाईक्यू कब मिलेगा? अरे सब मिलेगा यार, अभी तो शुरुआत की है। थोड़ा देखो, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। इन लोगों ने बेटा एक बात समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना, ठीक है। इन लोगों ने एक्स एक्सिस को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है आई कैप से। आज के बाद मैं एक्स एक्सिस की जगह बोलूंगा आई कैप। अगर मैंने बोला प्रकाश सर वॉक्स 5 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं कि सर का डिस्टेंस हो गया एस वेक्टर, और इसको हम लिख देंगे 5 किलोमीटर और आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन को हम किससे इंडिकेट करेंगे? कैप से इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आ गया। अब बेटा उसी तरह से वाई एक्सिस को हम जे कैप से और जेड एक्सिस को बेटा हम के कैप से इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आया। अब देखो, वेक्टर का हम 3 रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं एनालिटिकल, ये इंपॉर्टेंट है। पहला हम बात कर रहे हैं वन डायरेक्शनल। सर जो आज हैं वो सिंगल डायरेक्शन में चलेंगे, वन डायरेक्शन चलने की बात हो रही है, ठीक है। वन डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो फोर्स बराबर 2 आई कैप, मतलब भैया एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग गया, एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब यूनि डायरेक्शनल अगर समझाना है तो एफ इक्वल टू एक्स आई कैप हो सकता है, एफ इक्वल टू वाई जे कैप हो सकता है, एफ इक्वल टू जेड के कैप हो सकता है। इसमें से अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम वन डायरेक्शनल बोलेंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन की बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं 2D रिप्रेजेंटेशन, 2 डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन। फोर्स 2 डायरेक्शन में लग रहा है। इस बोर्ड को देखो बढ़िया से, इस बोर्ड पे 2 एक्सिस हैं, एक नीचे वाला एक्स, एक ऊपर वाला वाई, ठीक है। भैया देखिए कोबरा दिख रहा है कोबरा तो तुम लोग बनते रहते हो क्लास में, ठीक है। ऐसे करके समझो, ये हो गया 2 डायरेक्शनल, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया।
बात समझ में आ रहा है? और मैं ऐसे करके चल रहा हूं, ऐसे करके चल रहा हूं, तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे करके हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप। सर ने एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगाया और वाई में 3 लगाया। तो इस तरह की चीजों को हम अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है? और 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर तीनों डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां तक का तो बात आई थिंक सबको अच्छे से पता चल गया होगा। मैं वो एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो। कुछ जीजेड के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, 11th के भी बच्चे जुड़े हुए हैं। अब अच्छे से मेरी बात को समझिए बेटा, एक बात समझिए। देखिए यहां पे ये है यार एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये वाला जो है ना बेटा आपकी ओर जो निकला हुआ है ये है बेटा जेड एक्सिस। लेकिन बात है कि आपके सर पेंटर नहीं है, वरना 3D फिगर बना के आपको दिखाते हैं। तो अब 3D के जगह सर ये काम कर दिए, ये जेड एक्सिस बना दिए। और बात ऐसी है छोटे कि मेरे को यहां पहुंचना है, मेरे को यहां पहुंचना है, तो मैं यहां पहुंचूंगा कैसे? मेरे को यहां पहुंचने से पहले यहां पहुंचना है मेरे को, ठीक है? तो बोलो कि सर ऐसे ऐसे घूम के चल जाइए, मैं सिर्फ वैसे पहुंच सकता हूं यूनिडायरेक्शनली। अब देखो यहां पे पहुंचना है मेरे को, पी वेक्टर है मान लो कुछ, तो मैं सबसे पहले चला एक्स में। किस में चला बेटा? एक्स में। एक्स में कुछ कदम चला, तो एक्स में कुछ कदम चला तो एक्स आई कैप, एक्स मैग्नीट्यूड है। सर आप 5 कदम चले थे एक्स में, तो सर के 5 कदम एक्स के लिए तुमने 5 आई लिखा वहां, एक्स मैग्नीट्यूड को, और आई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से सर वाई में चलना है बेटा। ये जो पॉइंट आपको यहां दिख रहा है ये एक्चुअल में यहां नहीं है बेटा, ये स्पेस में पॉइंट है। जिस रूम में हो यहां स्पेस में है बेटा। एक्स में गए, वाई में गए, फिर जेड में आना पड़ेगा। तो अब अच्छे से मेरी बात को समझो, यहां पहुंच के सर 4 कदम चलते हैं सर, 4 कदम तुम भी हमारे साथ चलो। तो सर कुछ कदम चले हैं वाई में, 4 कदम तुम मेरे साथ चलो और आईआईटी के नाव पे पहुंचो। ठीक है? अब अगला सीन क्या है भाई कि यहां से कुछ कदम जेड डायरेक्शन में चलना है, कुछ कदम जेड डायरेक्शन में चलना है, 3 कदम जेड डायरेक्शन में चलना है। तो एक 3D वेक्टर आपके पास मिल गया, 3D वेक्टर मिल गया। इसका मतलब हो गया कि सर एक्स में 5 कदम चलें, वाई में 4 कदम चले, और जेड में 3 कदम चले, तब जाके सर अपना डेस्टिनेशन पर पहुंचे। और इन सब को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन के साथ सर ने जोड़ दिया। क्लियर है? बुझा गया? अब भैया इसमें इतना ही सीन है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं चीज को। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये है कंसेप्ट ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। ये क्यों सीखना है? क्योंकि बिना इस टॉपिक के ये टॉपिक 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4 और 5 कहता क्या है? बिना इसके कुछ पढ़िए ना पाओगे। ये कहता है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, we can shift, we can parallelly shift the vector, parallelly shift the vector। भैया ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, इको ने भाई बिहारी बाबू 4D वेक्टर पढ़ोगे, 3D में गेम पैक हो गया, 4D छोड़ दो, 1D अंदर घुसा लो दिमाग में। ठीक है? अब आओ यहां पे थोड़ा देखो, यहां मैं एक बात कर रहा हूं, मैं एक वेक्टर बना रहा हूं। यहां सुनो, ये मैंने एक वेक्टर लिया है, सबको अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि इसका यही मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। एक बात बताइए, किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है सर। ये किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन से होता हुआ इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बेटा मैंने ऐसे करके इस वेक्टर को शिफ्ट किया, देखो ना, ये पेन को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दिया, देखो पैरेलली। सर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया है सर,
हम डायरेक्शन अभी भी वही है सर, अभी भी इधर ही जा रहे थे, गोली चला रहे थे, अभी भी इधर ही जा रहा है। समझ में आया? अगर ये ए वेक्टर है बेटा तो तुम ऐसा कर सकते हो, ये परमिशन है बेटा, ये परमिशन देता है वेक्टर। तुम क्या नहीं कर सकते हो वो भी हम बताते हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो बेटा। अगर ये ए वेक्टर है और तुम ये लिख दो कि ये ए वेक्टर हो गया तो ये गलत हो गया बेटा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि तुमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये अलाउ नहीं है। इसमें कहा है कि विदाउट, इस वर्ड पे फोकस करो, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मेरा ये कहना है, मैं यहां समझना अच्छे से मेरी बात को, मैंने एक वेक्टर बनाया, समझो एक वेक्टर ऐसे बनाया, लो ये एक वेक्टर बनाया, और मैंने एक दूसरा वेक्टर भी बना लिया, लो मैंने एक दूसरा वेक्टर भी बना लिया, देखो ये बना लिया, ठीक। ये पेन, ये जो पेन है इसी के बराबर ये वेक्टर है। मैं क्या क्या कर सकता हूं इससे, एक बात समझो, पैरेलली शिफ्ट क्या होता है, अच्छे से गौर करना, ठीक है। देखो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, लो ये वेक्टर को मैंने यहां से यहां कर दिया। एक बात बताओ, इस वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है बेटा, जो वैल्यू यहां से यहां है ये मैग्नीट्यूड है, वही मैग्नीट्यूड ये है बेटा। इसका डायरेक्शन अभी भी एक्स एक्सिस में है, इसका डायरेक्शन अभी भी एक्स एक्सिस में है, इसका डायरेक्शन अभी भी एक्स एक्सिस में है। तो क्या सर हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इट इज ओके, इट इज ओके। बात समझ में आया? पैरेलल शिफ्टिंग का बेसिक कंसेप्ट समझा तुम लोग, ये बहुत जरूरी है। पैरेलल शिफ्टिंग का जितना बेसिक था वो मैंने तुमको बताया, और जानना है तुमको, देखो आओ, मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, यहां से समझो, और तुमने इस वेक्टर के साथ छेड़खानी कर दी, ये ए वेक्टर था, तुमने इस वेक्टर को ऐसे करके लिख दिया ए वेक्टर, बेटा ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पैरेलल शिफ्टिंग, इट इज नॉट पैरेलल शिफ्टिंग, ये तुम्हारा बदमाशी है, ये अलाउ वेक्टर नहीं करता है। बात समझ में आ गया? पूरा अच्छे से आ गया। अब हम बात करेंगे एंगल का, आओ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मैंने जितने टॉपिक्स तुमको बोले हैं, एक बात समझो, बड़ी आराम से समझना इस बात को, कि हमारा जो फोकस है अभी YouTube पे एक ही फोकस है हमारा, कि जितने भी बच्चे हैं जो सिंसियर बच्चे हैं, हम पहले ये बात बोल दे रहे हैं कि जितने भी सिंसियर बच्चे हैं जिनको तैयारी करनी है जेई 2024 की, सीरियसली मैं अप्रैल नहीं सोच रहा, मैं जनवरी सोच रहा हूं, और फोड़ना जनवरी में है। जितने भी बच्चे जनवरी में फोड़ने को तैयार हैं, यही वो मंच है, मैं ही वो आदमी हूं, पंकज सर वो आदमी है, नीलेश सर वो आदमी है, और भी जो आपके सर हैं वो हैं, वो सब आपके लिए खड़े हैं। ये 5-6 महीना हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट निकलेगा। और हां, बॉम्बे सीएस मिलेगा, हाँ मिलेगा, लालच करना है थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है ना। सपने भी लिमिट में नहीं देखेंगे, बाहर तक देखेंगे, पूरे होते हैं, बात मानो, मेरे बहुत सारे हुए हैं, तुमको तो पता ही है। तब सुनो यहां पे देखो, अभी एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ना है, तो अपने को एंगल जो देखना है, एंगल का एक ही रूल है, टेल पे टेल, हेड पे हेड। सत्ते पे सत्ता वाला मूवी देखे हो ना, टेल और टेल की जोड़ी होनी चाहिए, या हेड की जोड़ी होनी चाहिए। और एक कंसेप्ट, एंगल जो है बिलो 180 होनी चाहिए, बिलो 180 डिग्री होनी चाहिए, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। ऐसे कंडीशन लगा लो, ऐसे करके लगा लो, बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे मैं एक बात बता रहा हूं, एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, देखो अच्छे से मेरी बात को सुनना। मैंने यहां पे एक वेक्टर लिया है, देखो यहां मैंने एक वेक्टर लिया है, ये ए वेक्टर है, मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया है, देखो यहां ये बी वेक्टर है, और किसी ने बोला है कि यहां पे 2 एंगल बन सकता है सर, एक एंगल बन सकता है ये θ1, और एक एंगल बन सकता है θ2। तो दोनों में से कौन सा एंगल होगा ए और बी का बीच का? एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों में से क्या लेंगे सर? ठीक है, अब देखो दोनों में से क्या लेंगे यार सर, इसका बात करें, इस चोमू का बात करें तो सीन क्लियर है कि यहां पे बेटा हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या है? टेल है। हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, लेकिन कंडीशन कहता है कि हेड पे हेड हो या टेल पे टेल हो। तो इस वाले कंडीशन में यहां पे बेटा हेड के साथ
टेल का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है, तो ये एंगल नहीं लेंगे। तो कौन सा एंगल लेंगे सर? अब देखो पैरेलल शिफ्टिंग का जलवा, देखो जलवा है उसका। अगर इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर दे ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिए तो ए वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो गया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आई एम ओनली चेंजिंग द शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ द ए वेक्टर। ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, अब ए वेक्टर के टेल पे बी वेक्टर का टेल है, इसलिए ये डिफाइन हो गया। तो यहां पे टेल और टेल का कंडीशन बन गया। इसलिए हम बोलेंगे ये एंगल बिटवीन ए एंड बी इज θ1, θ1। क्लियर है? चलो अब देखा जाए। अब यहां देखो एक सीन है बेटा, यहां देखो एक क्वेश्चन करते हैं। यहां देखो एक वेक्टर लेते हैं, एक दूसरा वेक्टर लेते हैं, और ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और हमसे पूछा गया फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड करना है। करो थोड़ा बताओ। अरे बच्चा का खेल है, तुम तो समझ ही रहे हो, जल्दी करो, थोड़ा गेम पैक करो यार इसका। अनुराग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, इन सब चीजों की शिकायतें नहीं होंगी संजीवनी में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 70 जो बोल रहा है बेटा, पिटा जाओगे हमसे। अभी सुने हो ध्यान से क्या बोला हूं मैं, अच्छे से मेरी बात को सुनो। हमने कंडीशन पढ़ाया है टेल का टेल के साथ, हेड का हेड के साथ। अभी गौर करो, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? इसको थीटा मान लो, तो थीटा प्लस 70 इक्वल टू 180। क्यों भैया? क्योंकि बचपन में पढ़े थे लीनियर पेयर कि एक स्ट्रेट लाइन को एक लाइन आके काटेगी सर, तो ये वाला और ये वाला एंगल मिलाकर 180 होता है, और इस चीज को हम बोलते थे लीनियर पेयर। तो यहां पे लीनियर पेयर से थीटा की वैल्यू हो गई 110 डिग्री। और आप कंडीशन देखो, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का हेड है, तो ये बिल्कुल वैलिड कंडीशन है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 110 डिग्री, बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए क्लियर है वर्ड से, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल आ रहा है, और जो नहीं बनाएगा उसका गेम पैक है। जल्दी लिखो, क्लियर है? सुबह लब है भाई। कुंदन सही है बेटा, रश्मि बिल्कुल सही है, प्रणब ओके ओके ब्रो, अंकित पांडे जी सही है जनाब। चलो क्लियर है, लिखो। ये हो गया, ये हो गया, चलो लिखो जल्दी, क्लियर है। हाँ पैरेलल शिफ्टिंग जलवा है अपना, जलवा तो है उसका, नो डाउट। ये हो गया। चलो यार आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है? एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्लियर है? सब लिख रहे हैं क्लियर है? एक क्वेश्चन लगाते हैं यार, आ जाओ, थोड़ा जल्दी बनाओ यार, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। मैंने दिया 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट का समय दिया है। जितने बेवकूफ अभी भी बेड पर बैठकर या 180 डिग्री लेटकर फोन पे लेक्चर देख रहे हैं, तुम्हारा गेम पैक है, तुम्हारा गेम पैक है। एटिकेट्स एंड डिसिप्लिन मैटर्स करता है। तो ये उन बालकों के लिए है प्यार भरा संदेश जो अभी तक सिंसियर नहीं हुए हैं, ठीक है? और जो बच्चे सिंसियर हैं
वो क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या बात है, आंसर आने चालू हो गए, आंसर आने चालू हो गए। शिवम बोल रहे हैं, रश्मि जवाब दे रही है, विवेक, सिंह स्टार, अंकित, अशरफ, और जवाब आने चाहिए जल्दी जल्दी। तुम लोग लाइक वाइक मारा है कि नहीं मारा? इसे बोलना नहीं पड़ना चाहिए मेरे को। कौन कौन अभी तक लाइक नहीं मारा, लाइक दबा के ठोक दो, ठीक है। सेशन बड़ी जबरदस्त हो रहा है। अब आओ यहां पे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे, ये सब बच्चा का कंसेप्ट है, अभी तुम लोगों ने पढ़ लिया है। सर बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए और बी का, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर हमारा है सर, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसको मानिए, और ये बी वेक्टर हो गया। ये बेटा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये बेटा सी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर की, ए वेक्टर और बी वेक्टर की, तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर एक हेड है और एक क्या है, टेल है। तो ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इस जगह पर हमें पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, जिनको संदेश देना था उनको मिल गया है, अब बाकी मालिक है ऊपर वाला सबका। अपना ए ऐसा है दोस्त, अपना ए ऐसा है और बी कुछ ऐसा है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बना सकते सर, क्योंकि हेड पे टेल है, हेड पे टेल है। हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिए सर, ये ए वेक्टर हो गया। और ये हम कैसे किए, बाय पैरेलल शिफ्टिंग हमें इजाजत है। तो अब ये वाला एंगल डिफाइन होगा ए और बी के बीच का। अगर ये एंगल 60 डिग्री है सर, अगर ये 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा वो 120 होगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। जितने लोगों का आया है सलाम है भाई, सही बनाए हो। अगला चलते हैं, बी और सी के बीच का एंगल देखते हैं। तो सर बी का हेड है, सी का हेड है, हेड और हेड कंडीशन डिफाइन है, हेड हेड के साथ कम डिफाइन है। तो बी और सी के बीच का एंगल 70, तो ये तो वैलिड है सर जी, ये तो वैलिड है भाई, 70 है। जितना लोग का आया है सही है भाई। अब अगला बात कर रहे हैं सर ए और सी का। तो सर यहां पे सीन जो है, ए वेक्टर का टेल है और यहां पे सी वेक्टर का टेल है। टेल और टेल का कंडीशन है, ये भी वैलिड है। इसका मतलब ए और सी के बीच का एंगल 50 डिग्री है। कितने लोग का सही हुआ, 120, 70 एंड 50। जितने लोग का हो गया सही, चलो कंसेप्ट आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। जितने लोग का नहीं आया बेटा, एक काम करो, बैक जाओ, पैरेलल शिफ्टिंग दोबारा पढ़ो और फिर आओ, अटेम्प्ट मारो, हो जाएगा, ठीक है। मैं यही मान के चल रहा हूं। तो चलो आगे बढ़े। तुम बोलो क्लियर है तो ही आगे बढ़ूंगा। लिखो क्लियर है, लिखो जल्दी जल्दी लिख भाई, ठीक है, जल्दी लिख। क्लियर है? चलो अभी तक आंसर आ रहा है, इतना टाइम लगेगा? चलो क्लियर, थम्स अप थम्स अप, ये रहा थम्स अप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात कर रहे हैं एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का। आप सुनो मेरी बात, ये पहला टाइप आएगा न्यूमेरिकल का। हम तुमको बताए थे कि वेक्टर का एक्चुअल में 3 रिप्रेजेंटेशन होता है, 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने पहला रिप्रेजेंटेशन जो तुमको बताया था इस तरह का बता दिया था और बोल दिया था कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। न्यूमेरिकल यहां से नहीं आएगा। एक दूसरा पार्ट हमने बताया, ये पहला रिप्रेजेंटेशन बताया। दूसरा बताया कि अल्फाबेट के ऊपर एरो का साइन मारो, वेक्टर बन गया, हो गया। अब लेकिन तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन था ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा रिप्रेजेंटेशन मैंने तुमको बताया कि अगर एक वेक्टर है तो उसको लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और मैं पहले बता देता हूं बेटा, इसको, इस एक्स को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट और इसको बोलते हैं बेटा जेड कंपोनेंट। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैंने एक वेक्टर लिख दिया भी वेक्टर बराबर 2i + 3j - 4k कैप, समझ में आ रहा है?
तो बेटा इसका x कंपोनेंट जो होगा वो 2 होगा, +2 हमेशा प्लस फॉर्म लेते हैं, माइनस फॉर्म है तो उसको इंक्लूड करेंगे। y कंपोनेंट जो हो गया वो हो गया +3 और z कंपोनेंट जो हो गया वो ऑब्जर्व करके देखेंगे तो -4 होगा। क्यों? क्योंकि सर ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां प्लस है, इसका मतलब वहां -4 लेना होगा। यहां गलती नहीं कर सकते आप। अब मैं आपको बता रहा हूं मैग्नीट्यूड सिखाने। अगर एक वेक्टर है, सुनो अच्छे से, अगर एक ए वेक्टर है बेटा और दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस तरह से। इस चीज को पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये होगा बेटा x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे पढ़ते हैं। और एक बात सुन लो, अभी हमने क्या, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर बाकी है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैं उसको रिलेट करूंगा क्लास 12 के टॉपिक के साथ, मास पुली के साथ और अलग अलग लेवल के साथ। अभी तो चालू किया है, तुम अभी से चलो आया। तो अब यहां पे हम बात समझ सकते हैं, ये हमारा चल गया फॉर्मूला बॉक्स में, और ये टेक्निक को देखकर एक न्यूमेरिकल धूमधड़ाम से बनाते हैं और एक न्यूमेरिकल तुम बनाओगे। अपने को क्वेश्चन आया कि अगर ए वेक्टर बराबर है 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड मांगता है। तो मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट x कंपोनेंट 2 का स्क्वायर, y कंपोनेंट -3 का स्क्वायर और प्लस z कंपोनेंट 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 तिया 9, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा ना, हाँ, और प्लस 16 9 25 और 4 रूट अंडर 29 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बुझा गया? ये देखो अच्छे से, सबको क्लियर है? चलो क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, इसका गेम पैक हो गया। चल आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक बात समझ लो। ठीक है, रूट अंडर 29 सबका आएगा। एक बात समझ लो, मैं समझ गया कि तुम समझ गए। लोड ले लिया मेरे को, सिस्टम हैंग नहीं किया अभी, लोड ले लिया मेरे को। ठीक है, मेरा एक का नाम है तुमसे, अभी हम बहुत सारे वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तुम अगर जिस मोड में भी हो, आप सिंसियर मोड में आ जाओ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड ले जाऊंगा, हाई लेवल ले जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए क्योंकि तुम इसको अदर रेफरेंसेस में समझ सको। तो इस बात पे ध्यान रखना और चलो एनर्जी बरकरार रखना। आ जाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझते हैं। अब देखो यहां पे जो पहला टाइप हमने उठाया है उसका नाम है बेटा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम दोनों इसी में पढ़ने वाले हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बड़ी ध्यान से समझना ये होता क्या है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। क्या है सर ये? अब ये अच्छे से मेरी बात को समझना। अगर एक वेक्टर मैं बना लूं ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर मैंने बना लिया है बी वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर मैंने बनाया ए और एक वेक्टर मैंने बनाया बी। अब इन दोनों वेक्टर में तुम एक बात गौर करोगे कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन कैसा है? सेम है। बात समझ में आ रहा है? अगर बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता तो वो पैरेलल तो कहलाता ही, साथ में इक्वल वेक्टर भी हो जाता। इसलिए अभी बात समझो, अगर डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। अब यहां पे बात समझो, अगर ये मान लो सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है तो क्या ये पैरेलल है कि नहीं? बिल्कुल है।
लेकिन पैरेलल वेक्टर का स्पेशल केस है जिसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, इसलिए इसको आगे देखेंगे इक्वल वेक्टर्स में। तो इस वेक्टर में क्या है सर, इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। बात समझ में आ रहा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और देखो, अगर मान लो मैं इधर बना रहा हूं एम वेक्टर, ये जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, और ये वाला वेक्टर मेरा हो गया वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंटी पैरेलल, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं। चलो इतना तुम लोग समझ लिए हो। अब जो दूसरा और इंपॉर्टेंट टाइप है जिसपे हम बात कर रहे हैं, इक्वल वेक्टर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक लाइन आ गया कि सर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लाइन है वो लाइन है कि सर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर का, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और दूसरा बात कि सर डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ही इसका नाम क्या होगा, क्लियर है, लाइक होगा, वरना लाइक नहीं, सॉरी इक्वल होगा, वरना इक्वल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। अब देखो एक काम करते हैं, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, और बेटा क्वेश्चन लॉजिकल है, लॉजिकल क्वेश्चन में एक डाल रहा हूं। सुनो यार, मैंने एक, पढ़े हो ना तुम लोग, कुछ कुछ लोग पढ़ रखा है, एक पुली है, देखो ना, एक यहां 5 kg का बॉक्स लगाया हूं और यहां पे एक 3 kg का बॉक्स लगाया हूं। सब लोग समझ रहे हैं, अच्छे से समझो जो पूछ रहा हूं, अभी क्वेश्चन बोलोगे, ठीक है। अब यहां से देखो, ये 5 kg का है, तुम लोग सबको पता है फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस पुली है, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो ये भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। एक बात बताइए, दोनों एक्सीलरेशन कैसा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है कि लाइक वेक्टर है? अब मेरे को बताओ, हियर एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक इज ऑप्शन नंबर ए लाइक वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी लाइक को पैरेलल भी बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। कौन बताने वाला है, जल्दी बताओ तो, कमेंट करो तो, करो कमेंट, अरे भाई जल्दी करो, इसीलिए कह रहे थे ध्यान दो, मैं जोड़ूंगा चीजों को, मैं कंसेप्ट को जोड़ूंगा। ओ बिहारी भैया क्या बात हो गया जी, लड़ाई करोगे? ये सब ना करो बेटा, ये सब ना करो, कमेंट में एक दूसरे से झगड़ा ना करो। इक्वल वेक्टर कौन लिख रहा है, शिवम? यही गलती है तुम लोगों में। अब आओ यहां पे, अब सुनो यहां पे, अगर तुम हो यहां पे तो मैं एक बात बता रहा हूं कि मैंने इक्वल में बोला कि डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, और मैंने पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर में बोला कि इसमें डायरेक्शन होगा सेम। अब एक बात हमको बताओ, क्लियर बात बताओ, इसका डायरेक्शन है यार, इसका डायरेक्शन है निगेटिव वाई एक्सिस, इसका डायरेक्शन है यार पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो दोनों का डायरेक्शन तो अलग है ना दोस्त, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो कैसे इक्वल वेक्टर्स हो सकता है? इक्वल तो नहीं होगा ना, क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा, बिल्कुल होगा, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो यहीं पे अगर तुम ये समझ गए हो, ठीक है, अगर तुम समझ गए हो, हाँ काजल, एंटी पैरेलल, ऑफ कोर्स काजल, दिस इज एंटी पैरेलल, लाइक वेक्टर्स का ही पार्ट है एंटी पैरेलल, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल, ऑफ कोर्स लाइक वेक्टर्स रखेंगे। अब सुनो मेरी बात, अगला देखेंगे निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक्चुअल में निगेटिव ऑफ वेक्टर होता क्या है, सुनो मेरी बात। अगर मैंने बोला है कि 5 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है फोर्स, 5 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है फोर्स, मतलब अगर इस पॉइंट से 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो -5 न्यूटन का जो फोर्स होगा, मतलब सिर्फ माइनस लगा है
वो बेटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा और मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन रहेगा। यानी माइनस साइन वेक्टर का डायरेक्शन 180 डिग्री से बदल देता है। अगर यहां पे ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन 180 से बदल जाएगा। और इस वाले टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो काम आएगा आगे चलकर, वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव ऑफ वेक्टर। ये दोनों चीज को भूलना नहीं है। क्लियर है? ये बात नहीं भूलना है। माइनस लगने से सिर्फ डायरेक्शन बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। ठीक है? आशीष कह रहा साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है सर, ठीक करिए। थोड़ा सा आशीष एक काम करो बेटा, वॉल्यूम कम कर लो, ज्यादा हो जा रहा है, एनर्जी लग रहा है। ठीक है? अपने तरफ से तो साउंड सिस्टम पे काम किया गया है, फिर भी बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है। और बात मानो, मैं अगले लेक्चर तक साउंड पे पूरे मक्खन तरीके से काम करवाता हूं। ठीक है? और हमारी सिस्टम अगर हमें सुन रही है तो साउंड पे काम किया जाए भाई, बच्चों का रिक्वेस्ट है और बच्चे ही भगवान है अपने लिए। आओ यहां पे अगला कंसेप्ट देखते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। यही तो नहीं समझ में आता है सर, ये होता क्या है? अभी बता देते हैं होता क्या है, एग्जाम्पल से तुरंत समझ जाओगे। एगो सर टेबल है, टेबल पे रख दिए हैं मैगी का बॉक्स, टेबल पे रखे मैगी का बॉक्स, मैगी का बॉक्स। यहां से 10 न्यूटन के फोर्स से एक बच्चा खींच रहा है और यहां पे दूसरा बच्चा भी 10 न्यूटन के फोर्स से, एग्जैक्ट 10 न्यूटन के फोर्स से फोर्स लग रहा है कि नहीं? दोनों साइड में लग रहा है। अब एक बात हमको बताओ, इस मैगी पे जो एफनेट लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 0। कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? फोर्स तो लगा, मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 0। तो 0 आ गया तो हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन फोर्स तो था ना भाई, ऐसा थोड़ा कि फोर्स से नहीं लगा है, फोर्स तो लगा है ना, तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया है। और सर इसका डायरेक्शन, तो एक बात समझ लो बेटा, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो तुम बता दोगे, मैग्नीट्यूड तो तुम बता दोगे कि 0 होता है, इसका डायरेक्शन कोई नहीं बता सकता है। डायरेक्शन है लेकिन कोई बता नहीं सकता है। समझ में आया? एक बात बताओ यार, एक पॉइंट होगा ना कि नहीं होगा? अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को तुम यहां से 10 न्यूटन से खींचा, यहां से कोई 10 न्यूटन से खींचा, इसका रिजल्टेंट हो गया, एफनेट हो गया 0, लेकिन डायरेक्शन कैसे इस पॉइंट का बता दें? नहीं ना बता सकते हैं। तो यह डायरेक्शन हम नहीं बता सकते हैं, इनडिटर्मिनेट हो गया। लेकिन है कुछ, बस हमारे लेवल के बाहर है। कोई मशीन उसीन बनाओ कि इधर से नल वेक्टर डालो और उधर से बता दो कि एक्स एक्सिस में है कि वाई में, तो कुछ करो ऐसा। ठीक है? यस, डायरेक्शन कांट बी प्रिडिक्टेड। बहुत अच्छे बेटा, चलो आओ, मैंने बात लिख दी है क्लियर होने के लिए। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, अब सुनो मेरी बात को, कोलिनियर वेक्टर सुनो, यहां पे ही मैं इसका मैथमेटिकल अप्रोच बता दूंगा। हर वो बच्चा जो पहली बार जुड़ा हुआ है मेरे से, इस चैनल से पहली बार जुड़ा हुआ है, किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस अपने टीचर से पूछ लीजिए पहले। जैसे अभी तक मैंने जितना भी वेक्टर पढ़ाया उसका यूज आ सकता है, लेकिन ये पहला वेक्टर है जिससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल जेई में आ सकता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल जेई में आ सकता है कि प्रूव दैट ए बी सी आर पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। इससे पक्का न्यूमेरिकल आ सकता है, आया भी है, जाके चेक कर लो ना यार, 17 से 23 का क्वेश्चन बैंक, मैथ में भी चेक कर लेना, वेक्टर में कोलिनियर प्रूफ करने हैं, बोर्ड में भी आता है कोलिनियर प्रूफ करने। तो ये पहला टॉपिक है जिससे एनालिटिकल कंसेप्ट होना चाहिए। मैं एक बात बोल रहा हूं, ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, एक तीसरा वेक्टर सी वेक्टर, एक चौथा वेक्टर डी वेक्टर। अगर इन चारों वेक्टर को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे रख सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, इफ ऑल वेक्टर्स कम्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन बाय पैरेलल शिफ्टिंग,
बाय पैरेलल शिफ्टिंग। अगर पैरेलल शिफ्टिंग करने पे आ जाए, ऑफ कोर्स आ जाएगा, इसको उठा के इस पे रखो, इस पे रखो, इस पे रखो, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो हर उस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। अब सर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? सर सुनो मेरी बात, क्या कभी भी स्ट्रेट लाइन से एरिया बन सकता है? नहीं बन सकता। अब एक बात समझो मेरी बात, अगर तुमको कभी भी जिंदगी में प्रूफ करना हो गया, मैं अप्रोच दे रहा हूं बेटा, मेरा यही काम है, मैं अपने क्लासेस में इसी पे फोकस भी करता हूं। अगर मान लो अगर तुमको 3 वेक्टर दिया है यार, 3 वेक्टर दिया है और तुमको बोला कि कोलिनियर प्रूफ करो, कोलिनियर प्रूफ करो, वो तीनों अगर कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर वो तीनों कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन में होगा। इसका मतलब उससे जो एरिया बनेगा वो कितना होगा? 0। आगे के लेक्चर्स में तुम पढ़ोगे कि यही तुमको टीचर पढ़ाएगा कि अगर 3 वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया फॉर्म्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। एरिया फॉर्म्ड बाय 3 वेक्टर्स अगर वो 0 हो गया दोस्त, तो तुम वहां पे बोल देते हो कि ए, बी और सी आर कोलिनियर वेक्टर। बोलते हो कि नहीं? कंसेप्ट कहां से आया? यहीं से तो आया, नहीं आया भैया? सी वाला का डायरेक्शन अलग है सर, फिर भी कोलिनियर। ओ बेटा जी, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। समझ में आया? सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। क्लियर है? अब आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर के बाद कोप्लेनर वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोप्लेनर। अब एक बात और, ये दूसरा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। जेई मेंस में डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहां से आ सकता है। और प्रकाश ओझा सर आपको जिस समय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको न्यूमेरिकली प्रूव करने सिखाएंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करने सिखाएंगे, क्योंकि यहां पे जो पढ़ाई होगी वो पूरे अप टू मार्क लेवल होगी। समझ में आ रहा है? तो अब आगे बढ़ो और हमको कोप्लेनर प्रूफ करना है। चलो कोप्लेनर के लिए हम समझाते हैं तुमको। देखो एक काम करते हैं, चलो आओ देखो, ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये एक वाई एक्सिस है, ये एक प्लेन है। हम एक काम करते हैं कि हम 2 को वेक्टर बनाते हैं। लो ये ए वेक्टर बनाया, ये बी वेक्टर बनाया, चलो एक और बना देते हैं, ये सी वेक्टर बनाए। ये तीनों का तीनों एक्स वाई प्लेन में है। और एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे मर्जी से। देखो यहां एगो ये भी तो वेक्टर है सर, ये पेन जो रखे हैं, एगो ये भी वेक्टर है, वो तीनों इस पे है, तुम्हारे डिजिटल बोर्ड पे है। और ये वाला पेन स्पेस में है, अलग प्लेन में है कि नहीं है? तो हर वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात हमको बताओ, इसका सर अप्रोच क्या लगाने वाले हैं? इसका भी अप्रोच है। सुनो बेटा, देखो यहां हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है और मान लो ये सी वेक्टर है। तुमने इस फिगर की मदद से क्यूब बनाते हो। अगर ये तीनों कोप्लेनर है मतलब इसी प्लेन पे होगा। अच्छा समझो ना कि वो बॉक्स है और बॉक्स को एक प्लेन पे लाना है। समझना अच्छे से मेरी बात को, एकदम थोड़ा सा फंडामेंटल देखो यार, थोड़ा सा फील करने की बारी है। चलो फील करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। देखो ना बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और तुमरी और जो है ये जेड एक्सिस। समझ में आया? ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस और तुमरी और जो है वो जेड एक्सिस है। एक ट्यूब बना दिए बेटा। समझ में आया? अब एक बात समझो, ये तो एक प्लेन है सर और ये वाला दूसरा प्लेन हो गया ना। अब हम इसको चपटा कर दे, मार के क्या कर दे? चपटा कर दे। तो क्यूब का अगर वॉल्यूम 0 हो जाए सर, अगर वॉल्यूम 0 हो जाए सर, वॉल्यूम ऑफ आगे जो फिगर बताए हैं उसको पैरेलल ओ पाइप्ड कहते हैं। अगर उसका वॉल्यूम 0 हो जाए सर, तो हम प्रूफ कर देंगे कि तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। और हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको पढ़ाएंगे डिटेल में। समझ में आया? अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया तुमको, क्लियर है कोप्लेनर? तो हम नेक्स्ट वेक्टर की ओर बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट वेक्टर है
वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ लो, मैं यूनिट वेक्टर को तोड़ के बता देता हूं। देखो यार, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पहचान का तरीका, पहचान का तरीका, पहचान का तरीका एक ही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर ही होगा। दूसरा तरीका, इसका जो डायरेक्शन होगा वही ओनली होगा। और इसको लिखने के लिए हम ए कैप यूज करते हैं, ए कैप। हम यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर मान लीजिए अपने पास एक केस है, गौर करिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। अपने पास एक ए वेक्टर है और बोला है 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। और हमको फाइंड करना है, फाइंड ए इज ए यूनिट वेक्टर, ए इज ए यूनिट वेक्टर। हमने सबसे पहला काम किया कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। मैग्नीट्यूड निकालने पे 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किए तो आ रहा है 3/3 अंडर रूट, कितना आ गया बेटा 1। मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। सो इट इज ए यूनिट वेक्टर, सो इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर। इसको प्यार से लिखो ए कैप, बुझा गया। हाँ भाई, बिहारी भैया सही बोल रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो, इतना कर्तव्य तो तुम्हारा है मेरे प्रति, ठीक ना। चलो अच्छी बात है। अब यहीं से एक बात और उठा रहे हैं, एक बात और उठा रहे हैं यहां पे कि अपने पास कुछ यूनिवर्सल वेक्टर हैं, यूनिवर्सल वेक्टर हैं, यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर हैं। अब उसमें पहला वेक्टर जो होता है उसका नाम है आई कैप, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, जे कैप मैग्नीट्यूड इसका भी 1 और के कैप इसका भी मैग्नीट्यूड 1। और इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है और इसका जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है। बात समझ में आया। तो अपने को तीन यूनिवर्सल वेक्टर्स लेके चलने हैं। पहले का नाम है आई, दूसरे का नाम है जे और तीसरे का नाम है के। क्लियर है, बात समझ में आ गया। बढ़िया से कैप से लिखेंगे, सारी बातें इंडिकेट हो गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की। देखो पोजीशन वेक्टर समझाने के लिए भी मैं तुमको समझाता हूं। देखो आओ, थ्योरी से अच्छा मैं समझा दूंगा। आओ यहां, पोजीशन वेक्टर समझाना है तुमको। देखो एक काम करते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। और अपने को सर एक कोऑर्डिनेट पे जाना है, यहां का पोजीशन के बारे में बात करना है। 2, 3, 4 ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट और ये इसका जेड कोऑर्डिनेट। 2, 3, 4 अपने को इस पॉइंट पे जाना है सर, यहां पे जाना है, यहां पे जाना है। तो बताओ वहां पे वो पहुंचा कैसे होगा। अगर कोई वेक्टर है, हम उसको ओरिजिन से लेके चल रहे हैं, यहां से इसको यहां पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ओ डाल लो, इस पॉइंट का नाम ए डाल लो। तो पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है बेटा, ओए वेक्टर लिख रहे हो। कौन सा वेक्टर लिख रहे हो, ओए वेक्टर। फाइनल पॉइंट हेड कहां पे है बेटा, हेड ए पे है। तो पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ओ। अब देखो एक्स में एक्स घटाएंगे तो पोजीशन ऑफ ए, एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, ओ का कितना है -0 आई कैप प्लस पोजीशन ऑफ ए वाई में कितना है 3 -0 जे कैप प्लस 4 -0 के कैप। तो कितना आ गया बेटा 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओ ए वेक्टर, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटाते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा बेटा, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, ए बी के फॉर्म में लिखूं, ए बी वेक्टर बराबर, तो हम लिखेंगे x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप और प्लस z2 - z1
के कैप वेयर वेयर ए का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया x1 y1 z1 और बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया x2 y2 और z2। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब एक बात सुनो मेरी बात, वेक्टर जो लेसन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके एडिशन को समझना, समझ रहे हो, इसके मल्टीप्लिकेशन को समझना, यह समझना कि वेक्टर में डिवीजन क्यों नहीं होता है। तुम जैसे ही इस लेसन से आगे बढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में जाओगे, तुम एनएलएम में जाओगे, वर्क पावर एनर्जी रोटेशन, तुम जहां भी बात करोगे वहां पे तुमको वेक्टर का यूज पड़ेगा। इस लेसन को बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ने की जरूरत है और मैं हर क्लास में तुमको वेक्टर को अलग लेसन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो तुम हमेशा इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहना कि लेक्चर ना मिस हो जाए, ठीक है? लेक्चर देखने के बाद तुम अभी मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो तुम उठ जाओगे क्या? तुमको उठना नहीं है, तुमको 1.5 घंटा या तो यही सब्जेक्ट पढ़ो या तो कुछ और पढ़ो, लेकिन 3 घंटे का अपना स्टेमिना बरकरार रखना। अगर तुम मेरा एक्चुअल स्टूडेंट है तो 3 घंटा का जोन में पढ़ाई करेगा। तुमको पता है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेरा एग्जाम 3 घंटे का है। बात समझ में आ रहा है? अब एक इंपॉर्टेंट बात सीखो कि इन सब के बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर तुमने पढ़ लिया है, इसके बाद जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के साथ एग्जाम्पल और सिग्निफिकेंस आने वाला है। तुम उसको मिस नहीं कर सकते हो, तुम बिना उसको पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते हो और तुम ये सारे टॉपिक्स बिना इसके नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए हमने संजीवनी में सबसे पहले स्टार्ट किया तो वेक्टर किया। हमें पता है कि बहुत बच्चे पढ़े हुए हैं, बहुत कम बच्चे हमसे कनेक्ट होंगे, लेकिन जो जरूरी है सो जरूरी है। समझ में आया? तो जरूरत यही है कि वेक्टर को एनालिटिकली समझा दिया जाए। तो बच्चों आज के लिए हमारा टॉपिक खत्म होता है और थैंक यू के साथ, आपके प्यार के साथ हम विदा लेंगे। उससे पहले तुम एक काम करो, मेरे जस्ट जाते ही कमेंट करके जाओ, ठीक है? तुम्हें कमेंट करके जाना है। रुको, अभी गायब मत हो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा काम है 3 घंटा पढ़ना। कमेंट करके जाओगे कि तुमको कैसा लगा और कुछ अगर सुझाव है तो वो भी दे सकते हो। तुमको पता है मेंटर्स का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, मेंटर्स एडुसर्व टेलीग्राम। मेंटर्स एडुसर्व टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। और कुछ सजेशन देना है तो तुम मुझे दे सकते हो और बता सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू, लव यू, गुड नाइट। और चलो कल मिलते हैं। कल भूल मत जाना, दोबारा याद ना दिलाना पड़े, 8:30 बजे मिलेंगे और एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।